नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप पीसीएस मेकर के अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों चैनल से ज्वाइन हो जाएगा। आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और प्लीज़ पीसीएस मेकर के फर्स्ट टाइम अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 10 का। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। देखिए अगर हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार को भाग 3 में बताया गया है और ये अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो ये किसको बताया गया, तो याद रखिएगा कि लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ अवस्थित है। देखिए अगर हम बात करते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क की, तो गोवा। देखिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो थे वो गोवा के दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। अगर हम बात करते हैं प्रथम की, तो याद रखिए प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। याद रखिए फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, जो 1505 से लेके 1509 तक ये जो भारत के क्या थे, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बने थे। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरे पुर्तगाली गवर्नर की, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क बने थे, जो याद रखिएगा कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। और इसका कार्यकाल जो था वो 1509 से लेकर 1515 तक ये दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे जो भारत के वायसराय बने थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आता है गोवा से कोई क्या क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि गोवा आज़ादी से पहले गोवा जो था यूनिफॉर्म कोड लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो गोवा था। अगर हम बात करते हैं आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म कोड को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो उत्तराखंड है। आज़ादी से पहले ही गोवा में क्या था कि यूनिफॉर्म कोड लागू था, लेकिन आज़ादी के बाद प्रथम राज्य किसे बनाया गया, तो उत्तराखंड को बनाया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या हुआ था कि गोवा के आदिल शाह से क्या हुआ था कि गोवा को छीन के इसकी राजधानी भी बनाई थी। तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है। देखिए स्थलीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी, ये याद रखिए 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और बात करते हैं तटीय सीमा की, यानी कि जो आपका समुद्री सीमा वो कितना है, तो 7516 किलोमीटर है। यानी कि ये समुद्री रेखा से क्या है, तो दोगुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोगुनी। अगला 4 नंबर की पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं सूरत की संधि की, तो सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आंग्ल यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 82 के बीच में। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1816 से 1819 के बीच में। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था किनके, मतलब कि पेशवा पद प्राप्त करने के लिए किस मराठा ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की और फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो रघुनाथ राव के हुआ था। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 की बात करें तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 54 में क्या होता है कि संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं कि वोट देते हैं। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 54 में कहा गया है। और याद रखिएगा क्या कि राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा याद रखिए सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी क्या करते हैं कि सभी राज्यों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और याद रखिए यूटी में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये यहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। कौन भाग नहीं लेता है वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए विधान परिषद हमारे 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। तो याद रखिएगा कि विधान परिषद के मनोनीत या निर्वाचित सदस्य जो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उससे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष होगा। मतलब क्या वो पात्र नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर बात करते हैं क्या विधानसभा और विधान परिषद की, तो देखिए विधानसभा जो होता है ना फ्रेंड्स, ये आपका होता है निम्न सदन। जिसमें लोकसभा निम्न सदन होता है, उसी प्रकार से विधानसभा निम्न सदन होता है और विधान परिषद आपका उच्च सदन होता है। ठीक है, और राज्यसभा आपका उच्च सदन होता है। तो याद रखिए राज्य की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो। पहले ये अपने जो आपका विधान जो आपका सभा है उसमें अगर जब तक ये बहुमत अपना सिद्ध नहीं करेंगे तब तक वोट नहीं दे सकते। जैसे हमारे नीतीश कुमार वो कौन है, तो विधान परिषद के क्या है, तो ये सदस्य है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। देखिए अगर हम बात करते हैं अरावली की तो ये आपके राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, अरावली राजस्थान में स्थित है। सतपुरा की बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में सतपुरा की श्रेणी यहाँ तक फैली हुई है। अगर हम सह्याद्री की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को हम लोग सह्याद्री कहते हैं। तो याद रखिए पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। और याद रखिए अजंता ये केवल महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजंता जो है वो किसी भी राज्य में तक नहीं फैली हुई, एक ही राज्य में है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर है कि किस साहित्यकार के धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया। देखिए अगर साहित्यकार की यहाँ बात की, आपको पता है कि सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड ऑफ मैन ऑफ इंडिया दादाभाई नौरोजी ने क्या होता है कि धन का निष्कासन दिया था, 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि किस साहित्यकार का नाम पूछा जा रहा है कि धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने धन की निकासी के सिद्धांत का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर की निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में से वृद्धि करने से संबंधित है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए मूल संविधान में अगर हम बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय लोकसभा में सीटों की संख्या 500 हो गई थी। ठीक है, देखिए याद रखिए कि मूल संविधान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, 500 हो गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1956 में, 1956 में जब हुआ था ना, तो लोकसभा में सीटों की संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई थी। ध्यान रखिएगा 500 से बढ़ाकर कितना कर दी गई, 525 यानी कि 525। उसके बाद एक हुआ था 31वां संविधान संशोधन। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1972 में, जिसके तहत लोकसभा में 525 जो सीट थे उसको बढ़ाकर 545 कर दिया, जो अभी वर्तमान में 545 ही लागू है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको 1 से लेकर सेट 9 तक ऐसे वीडियो मिलेंगे, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के चैनल पे आप जाकर प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड किए गए। और इससे पहले भी बहुत सारे मैंने वीडियो, लगभग 40 वीडियो ऐसी आपको अपलोड है पीसीएस मेकर के यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स करेंट अफेयर चेंज होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ये चेंज नहीं होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं है तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, बिल्कुल सही है कि महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, फ्रेंड्स ये आपका गलत है। देखिए कावेरी नदी का जो उद्भव होता है ना, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। और ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश होता है, ये सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अकाल्पनिक था। तो देखिए ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, और 1857 की क्रांति जब हुआ था तो MS सेन, याद रखिए SN सेन ने कहे थे कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह प्रत्याशित और अकाल्पनिक था, अल्पकालिक था। ये किसने कहा था, SN सेन ने कहा था। याद रखिए 1857 की जो पुस्तक है ना वो SN सेन ने ही लिखे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आ रहा था RC मजूमदार ने 1857 की क्रांति में कहा था कि 1857 की क्रांति यह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता आंदोलन। तो क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था, यह न तो प्रथम, न तो राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता आंदोलन है। किसने कहा था, तो RC मजूमदार ने। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य के राज्यपाल, अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि राज्य के राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। तो राज्य के राज्यपाल कर सकता है। तो देखिए विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए आपका सही है, मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए भी आपका सही है, भारत के राष्ट्रपति के विचारत किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी सही है, और विधेयक द्वारा
पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए भी सही है। ऑप्शन नंबर 5 देखिएगा कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांगने के लिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या राज्यपाल की, तो देखिए राज्यपाल के पास ऐसा, राज्यपाल जो होते हैं इसके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है कि वो उच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते, लेकिन हाँ राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 ये अधिकार देता है कि वह परामर्श से कुछ पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति को यह अनुच्छेद 143 के तहत है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि उच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। तो ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 गलत सही और 5वां नंबर आपका गलत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। अगला आपका 12 नंबर कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की जो वर्षा होती है ना, जून के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट हो जाती है, और ये जो वर्षा जो होती है वह चेन्नई में सबसे कम होती है। और याद रखिएगा चेन्नई में जो वर्षा होती है ना वो लौटते हुए मानसून में होती है, और चेन्नई में जो वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। याद रखिए उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या होती है, चेन्नई में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो याद रखिएगा कि देखिए अगर हम बात करते हैं बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में किया था। और देखिए यह स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि मुसलमानों को शिक्षित करना। और याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में बंगाल में प्रथम क्या हुआ था कि मदरसा की शुरुआत की थी। अगला 14 नंबर कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है। देखिए अभिलेख न्यायालय किसे माना जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 215, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 15 नंबर। देखिएगा कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जनरली देखिए कि 4 प्रकार की मिट्टी बहुत ही फेमस है। इसमें जलोढ़ मिट्टी होगी सबसे ज़्यादा, आपको भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद आपको जो पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, और उसके बाद लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये पूछा जा रहा है कि लाल मिट्टी में क्या पाया था, तो लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता रहती है, इसलिए क्या रहता है, यह लाल रहता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 16 नंबर के राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फंसाने वाला ये है कि राजनीतिक सुधार पूछा जा रहा है, यहाँ पे सामाजिक सुधार नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपको सामाजिक सुधार पूछता तो राजा राम मोहन राय आंसर हो जाता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे राजनीतिक सुधार पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो SN बनर्जी यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा इनको राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना, वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे 1876 में। सुरेंद्र नाथ बनर्जी SN बनर्जी जो है वह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये कब किए थे, तो 1876 में किए थे। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो कोई भी कानून बना सकती है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत में किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए राज्य सूची, ध्यान रखिएगा, राज्य सूची के विषय पर संसद कोई भी कानून बना सकता है। तो ये बना सकता है बिना किसी राज्यों की सहमति से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला आपका 18 नंबर कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए अगर हम बात करते हैं भारत में जो जैव विविधता की संख्या जैव मंडल 18 जैव मंडल है वर्तमान में, और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो याद रखिएगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। अगला आपका 19 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का उत्तर से दक्षिण सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा था। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन आपको गलत है। ऑप्शन क्या है, तो देखते हैं, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 5वां नंबर आप लोग ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, नंदा देवी यहाँ पे 5वां हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की, तो नंदा देवी आपके 1 नंबर पे है, मतलब सही क्रम में उत्तर से दक्षिण के क्रम में, तो नंदा देवी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या, नंदा देवी के बाद अगर हम बात करते हैं तो कंचनजंगा हो जाएगा जो आपके सिक्किम में है, और नंदा देवी आपका उत्तराखंड में है। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका होगा वो हो जाएगा
नोकरेक, ये मेघालय में है, नोकरेक ये मेघालय में है। और चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा अचानकमार, ये अमरकंटक, ये आपको जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पे है, ये चौथा में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे है। और पाँचवा में है आपका पंचमढ़ी, जो आपका मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स, मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे गलत है राइट आंसर। 5 1 2 सॉरी 5 1 और आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 4 और उसके बाद जाएगा आपका 3। तो ये होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर कि बिहार की राजधानी पटना कितने जिलों के साथ सीमा बनाती है। देखिए बिहार की जो राजधानी पटना है वो 9 जिलों के साथ सीमा बनाती है। कौन कौन है इसको लिख लीजिएगा। भोजपुर हो गया, सारण हो गया, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, समस्तीपुर। ध्यान रखिएगा 9 जिला जो है वो 9 जिलों के साथ सीमा बनाती है। भोजपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और समस्तीपुर। 21 नंबर की शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, यह तराई है, तो यह तराई है तो वनाच्छादित प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर की निम्नलिखित में से किस नदी घाटी परियोजना का संबंध बिहार से नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं गंडक नदी परियोजना, ये गंडक नदी पर है और ये नेपाल, बिहार और यूपी का क्या है, तो गंडक नदी परियोजना नेपाल, बिहार और यूपी की परियोजना है। नेक्स्ट आपका वान सागर परियोजना, वान सागर परियोजना ये सोन नदी पर है, ध्यान रखिएगा सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। तिलैया परियोजना की बात करें तो याद रखिए तिलैया परियोजना की अगर बात करें तो ये आपका जो है वो बराकर नदी पर है और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर झारखंड और वेस्ट बंगाल में है। और याद रखिए दामोदर की सहायक नदी कौन है, तो बराकर नदी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कोसी परियोजना ये बिहार और नेपाल की ये परियोजना है, ध्यान रखिए कोसी परियोजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है, बिहार का शोक भी इसे कहते हैं। 23 नंबर है कि सोन नदी का संगम कहाँ है। देखिए सोन नदी की बात करें तो सोन नदी निकलती कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये बिहार के दानापुर में आके मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर की भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए भारत में जो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ना वो कहाँ होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगर पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है मात्र 3%, प्रत्यावर्ती मानसून वर्षा होती है 13 से 15% होती है, चक्रवर्ती वर्षा होती है 10% होती है। अगर हम बात करें दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है वो 74 यानी कि 74-75% ये वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 25 नंबर है कि कोडिंगा कच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य में स्थित है। देखिए कोडिंगा कच्छ जो वनस्पति स्थल है वो आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की राठी नस्ल किस पशु की है। देखिए राठी नस्ल ये गाय की नस्ल है और याद रखिएगा साहिवाल, गिर ये सब गाय की नस्ल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि बिहार का रोहतास जिला किस खनिज के उत्पादन में के लिए सर्वप्रमुख है। तो याद रखिएगा पाइराइट के लिए बिहार का जो रोहतास जिला जो है वो पाइराइट के लिए सब प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके गुजरात में स्थित है काकरापाड़ा। अगला 29 नंबर की बुंदेला राजपूतों का विद्रोह किस मुगल शासकों के समय हुआ था। तो ये हुआ था बुंदेला राजपूतों का विद्रोह हुआ कब था, तो याद रखिएगा 1628 में हुआ था। ये बुंदेला राजपूत का विद्रोह हुआ था ना, याद रखिएगा ये जुझार सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जुझार सिंह के नेतृत्व में। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना कि बुंदेला राजपूतों की, तो देखिए औरंगजेब और शाहजहां दोनों के समय में हुआ था। और जब औरंगजेब के समय शाहजहां के समय हुआ था तो ये हुआ था 1628 में, और इस समय इसके नेतृत्व जो जुझार सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और औरंगजेब में हुआ था ना तो इसके समय छत्रसाल ने इसका नेतृत्व किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर लीजिएगा कि बुंदेला राजपूतों का सर्वप्रथम विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो शाहजहां टिक कीजिएगा, ऐसे आपका दोनों सही है। अगला 30 नंबर की निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं है। देखिए अगर हम बात करते हैं लॉर्ड इरविन के बारे में तो आपको पता है कि लॉर्ड इरविन जो भारत के वायसराय थे वो 1926 से लेके 31 तक थे। अब 31 तक में देख लीजिए तो सबसे पहले बात करते हैं चटगांव शस्त्रागार पर हमला, ये सूर्यसेन या मास्टरदा के नेतृत्व में हुआ था 1930 में। सूर्यसेन बोलिए या मास्टरदा के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था। शारदा अधिनियम का क्रियान्वयन, देखिए शारदा अधिनियम का क्रियान्वयन जो हुआ था वो 1929 में पारित हुआ था, 1930 में ये लागू हुआ था। और शारदा अधिनियम में पता है क्या था कि लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष था और लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र कितना वर्ष था, 14 वर्ष था। कांग्रेस का सर्वदलीय सम्मेलन, देखिए कांग्रेस का जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, देखिए फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देखिए प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो लॉर्ड इरविन थे, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो लॉर्ड इरविन नहीं थे, बल्कि याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो थे वायसराय भारत के कौन थे, लॉर्ड वेलिंगटन थे।
लॉर्ड वेलिंगटन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला 31 नंबर है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो देखिए ये आपका राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है ये भारत के मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था, ये मजरूल हक के द्वारा शुरू किया गया था। 32 नंबर की 7 अगस्त, यहाँ पे डेट थोड़ा सा सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, 8 अगस्त कर लीजिएगा। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक ग्वालियर टैंक बम्बई में हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। देखिए अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की बैठक की तो याद रखिए 1940 से लेके 1946 तक कांग्रेस की जो बैठक किए थे ना अबुल कलाम आज़ाद किए थे, और सबसे लंबे दिनों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले यही थे, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसके बीच में जितना भी अध्यक्ष को भी हुआ तो सब ये कौन किया, तो अबुल कलाम आज़ाद ने किए हैं। अगला है राइट आंसर ऑप्शन नंबर 33 नंबर देखिए 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। ये कहाँ से हुई थी, तो याद है 20वीं इन्फेंट्री से हुई थी। ये 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को। 34 नंबर की फिनिक्स बस्ती के संस्थापक इनमें से कौन थे। देखिए जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे ना तो फिनिक्स बस्ती की स्थापना किए थे, और ये फिनिक्स बस्ती की स्थापना 1904 में महात्मा गांधी कहाँ किए थे, तो साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हुआ कहाँ थे से याद रखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से हुआ था। 17 अक्टूबर, डेट याद है 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को। तो देखिएगा ऑप्शन है क्या कि यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किया गया था, ये बिल्कुल आपका सही है। और याद रखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ना जिसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है, इसका दूसरा चरण अक्टूबर 1941 नहीं बल्कि फ्रेंड्स इसका दूसरा जो चरण हुआ था जनवरी 1941 में, जनवरी 1941 में शुरू हुआ था, और पहला हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह के ना, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही याद रखिएगा कि प्रथम सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे विनोबा भावे थे, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। अगला 36 नंबर की निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित है, तो याद रखिएगा मेजिनी जो है इटली के एकीकरण से संबंधित है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी, और इसके बाद क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, देखिएगा कि सर्वाधिक मत प्राप्ति के आधार पर जीत भारतीय चुनाव प्रणाली में किस देश से ग्रहण किया गया है, तो ये किया गया है ब्रिटेन से। देखिए अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रभुता ब्रिटेन से लिया गया, और विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया गया। अमेरिका की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसके बाद याद रखिएगा संविधान सर्वोच्च होगा, ये भी अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरीक्षण ये भी अमेरिका से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ लिया गया, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया गया। अगर कनाडा की बात करें तो याद रखिएगा कि अर्धसंघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से लिया गया है, और अवशिष्ट शक्ति जो होगी ना केंद्र के पास होगी, ये भी कनाडा से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से आपको पता है कि जो संविधान में संशोधन होता है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 39 नंबर की भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों का विभाजन करती है। देखिए अगर हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की तो 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और याद रखिए जिसमें पंचायत का 29 विषय है और नगर निगम को 18 विषय है। तो राज्य विधानमंडल और पंचायत के बारे में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 40 नंबर की निवारक निरोध कानून उल्लेखित है। देखिए निवारक निरोध कानून कहने का मतलब क्या कि शक के आधार पर, संदेह मात्र के आधार पर गिरफ्तार करना, यही आपका निवारक निरोध कानून जिसको रॉलेट एक्ट कानून भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए इस कानून को ऐसे कहते हैं। तो याद रखिए निवारक निरोध कानून का उल्लेखित है तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये अनुच्छेद 19 से आपका 22 में है, और समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार का अंतर्गत निवारक निरोध कानून का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 22 के खंड 2 में किया गया, 22 के खंड 2 में। अगला 41 नंबर के अनुच्छेद 42 राज्य की शक्तियाँ प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 42 राज्य की शक्तियाँ प्रदान करता है तो कार्य की न्यायसंगत और मानवीय दशाओं का तथा मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता का उपबंध, कर्मचारियों के निर्वाह, मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास आपका अनुच्छेद 43 करता है।
सहकारी समितियों का उन्नयन ये आपका अनुच्छेद 43 के ख करता है। स्त्रियों पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपका अनुच्छेद 39 करता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? देखिए राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है ना वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में महिलाओं को पहली बार मताधिकार कब प्राप्त हुआ? देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि पूरे विश्व में पहली बार न्यूजीलैंड ऐसा देश था जो महिलाओं को महिलाओं को मत दिलवाया था पहली बार। तो कौन था? न्यूजीलैंड देश था। ये कब हुआ था? 1893 में महिलाओं ने न्यूजीलैंड में पहली बार, मतलब पूरे विश्व में पहली बार देश है जो न्यूजीलैंड जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था 1893 में। और भारत की बात करें, भारत के अपेक्षा में तो याद रखिए भारत के में देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और महिलाओं ने सबसे पहला वोट दिया था 1926 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 44 नंबर की, इनमें से कौन संविधान सभा के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रारूपण समिति या प्रारूप समिति बोलिए, देखिए संविधान सभा में क्या था ना कि प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और भीमराव अम्बेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो देखिए NG अयंकर थे, AK अयंकर थे, KM मुंशी थे, BN राव नहीं थे। BN राव जो थे ना वो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे। अगला 45 नंबर की, इनमें से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस है, न्याय है, जल है, लेकिन सीमा कर जो है आपका ये संघ सूची का विषय है। 46 नंबर के, निम्नलिखित में से बिना संसद सदस्य हुए भी उसके कार्रवाई में भाग लेने तथा सदन में बोलने का प्राधिकार प्राप्त होता है तो महान्यायवादी को। ये अनुच्छेद 88 कहता है कि महान्यायवादी बोल सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन ये मताधिकार यानी कि मतदान नहीं कर सकता है। अगला है 47 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा मामला नहीं आता है? तो देखिए राष्ट्रपति चुनाव विवाद ये आता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद ये भी आता है, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद ये भी आता है, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होता है ना ये आपके उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में नहीं आता है। अगला 48 नंबर की, निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? देखिए अगर हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं ना कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक जो सीटें है यूपी में है। यूपी में आपका राज्यसभा की सीट 31 है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में आपका 19 है। बिहार की बात करें तो बिहार में 16 है और तमिलनाडु में कितना है? 18 है। पश्चिम बंगाल में 16 है और कर्नाटक में 12 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऐसे यूपी में सबसे ज़्यादा है 31, उसके बाद महाराष्ट्र में 19, उसके बाद तमिलनाडु में 18, उसके बाद बिहार में 16 और पश्चिम बंगाल में भी 16 है। 49 नंबर की, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन कब किया गया था? तो याद रखिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ये अनुच्छेद 323A के तहत ये 1985 में इसका गठन किया गया था, 1985 में। अगला है आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर की, प्रथम बार लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे मनोनीत किया गया था? तो याद रखिए लोक लेखा समिति में ना 22 सदस्य थे और प्रथम जो मनोनीत किया गया था वो मीनू मसानी को मनोनीत किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 था वो कंप्लीट हो गया है। अगर इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ देखिए 50 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको अच्छे से डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद मैं इसको अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ अगर पीसीएस मेकर चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर फर्स्ट टाइम देखोगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, और ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।